ये मान लिया क्वाइन था, ये रह गई यहाँ से डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम नॉर्मल। इसको पीछे करके देखेंगे तो ये इसकी पोजीशन, और यहाँ से परपेंडिकुलर ले जाएंगे तो यहाँ दिखाई देगी। अब हमने इसके जो ओ पॉइंट लिया था, इसकी पोजीशन, इमेज की पोजीशन एम पे ले ली और ये पी क्या हो गया। तो अब हमने निकाला है साइन आई। साइन आई होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर जो है वो है भाई हमारे पास इस आई वाली ट्रायंगल में ये अल्टरनेट कोण थे, ये आई है तो ये भी आई है, इसलिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, यानी कि साइन आई हो जाएगा हमारे पास पी क्यू अपॉन ओ क्यू, परपेंडिकुलर बाई बेस, पी क्यू अपॉन ओ क्यू, ये हो गया बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन आई हो गया। सिमिलरली साइन आर, साइन आर जो है वो इस आर वाली ट्रायंगल के लिए, ये जैसे ये रे आर था इधर नॉर्मल के साथ, इसको पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ मिलेगा, और ये 90 डिग्री यहाँ पर है, तो ये एंगल अगर आर है तो ये भी आर होगा। तो इस कंडीशन में साइन आर हो जाएगा हमारे पास पी क्यू अपॉन एम क्यू, ये हो गया साइन आर। अब साइन आई बाई साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर, तो साइन आई है पी क्यू अपॉन ओ क्यू, ये है पी क्यू अपॉन एम क्यू, इसका मतलब आंसर आ जाएगा हमारे पास एम क्यू अपॉन ओ क्यू, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अब स्नेल्स लॉ कहता है कि साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू। अब क्योंकि हमने ये वाटर है, इसका रिफ्रैक्ट इंडेक्स मान लिया म्यू डब्ल्यू मान लिया, या म्यू टू भी मान सकते हैं, और ऊपर वाले का म्यू एयर हो गया, तो सेकंड बटे फर्स्ट। स्नेल्स लॉ कहता है कि साइन आई बाई साइन इज इक्वल टू, यानी कि रेसिप्रोकल होता है रिफ्रैक्ट इंडेक्स के, तो इसका मतलब म्यू ए बटे म्यू डब्ल्यू, तो ये हो जाएगा म्यू ए बाई म्यू डब्ल्यू। अब ये क्वेश्चन नंबर 2, 1 और 2 को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एम क्यू अपॉन ओ क्यू, हाँ अब हम ये अज्यूम करते हैं कि पॉइंट P इज क्लोज टू क्यू, इफ पॉइंट P इज क्लोज टू Q, पॉइंट P जो है वो क्यू एंगल क्यू के क्लोज है, देन जो एम क्यू है उसको तो लिख सकते हैं एम पी, देन एम क्यू नियर इक्वल टू एम पी, एंड ओ क्यू जो है ओ क्यू नियर इक्वल टू ओ पी। पी पॉइंट क्यू के क्लोज है तो क्यू पॉइंट यहाँ पहुँच जाएगा एम क्यू, तो इसका मतलब ये हुआ एम क्यू की जगह हम करते हैं एम पी और ओ क्यू की जगह करते हैं ओ पी, और ये हो जाता है हमारे पास म्यू ए बाई म्यू डब्ल्यू। अब जो एम पी है, एम पी ये है इसकी अपेरेंट डेप्थ, मतलब हमें कहाँ दिखाई देता है सिक्का महसूस कहाँ होता है, तो ये इसकी अपेरेंट डेप्थ है डी, या हमने ली थी वाई, और जो ओ पी है वो है इसकी एक्चुअल डेप्थ, यानी कि पानी के टैंक की एक्चुअल गहराई, ये एक्स या वाई जो भी थी, तो इसका ये एक्स मान लिया हमने, तो इसका मतलब एम पी की जगह हम कर सकते हैं वाई और ओ पी की जगह करते हैं एक्स, और ये हो जाएगा म्यू ए बाई म्यू डब्ल्यू, तो इसका मतलब वाई इज इक्वल टू अपेरेंट डेप्थ वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू म्यू ए बाई म्यू डब्ल्यू, यानी कि रियल डेप्थ इंटू रिफ्रैक्ट इंडेक्स ऑफ एयर अपॉन वाटर, या इसको उल्टा भी कर सकते हैं, क्योंकि म्यू ए डब्ल्यू जो है अगर हम करें म्यू डब्ल्यू बाई म्यू ए तो उसको लिख सकते हैं म्यू ए डब्ल्यू, लेकिन यहाँ पे ले रखा है म्यू ए बाई म्यू डब्ल्यू, तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि म्यू ए बाई म्यू डब्ल्यू जो है उसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन म्यू ए डब्ल्यू, तो y की वैल्यू ऐसे भी लिखी जा सकती है x अपॉन म्यू ए डब्ल्यू
या म्यू ए बाई म्यू डब्ल्यू को लिखा जा सकता है डब्ल्यू, म्यू डब्ल्यू ए। एक्स की वैल्यू ये भी हो सकती है म्यू डब्ल्यू ए, कैसे भी कर लो इसको। मेन तो स्नेल्स लॉ के ऊपर है, सेकंड बाई फर्स्ट, और वो साइन आई बाई साइन आर की वैल्यू निकालनी होती है। अब है हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल, ये सारे जो आर्टिकल हो रहे हैं ये सारे काम के हैं और सारे के सारे कंपटीशन से रिलेटेड है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है उसके अंदर हमने 10वीं में पढ़ाया था संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये एक रिफ्लेक्शन ही होता है लेकिन ये रिफ्लेक्शन की तरह काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसमें भाई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अंदर आवाज़ आ रही है रे, ट्रैवल फ्रॉम denser to अरे कौन कर रहे हैं शोर भाई। When a light ray travel from denser to rarer medium and angle of incidence greater than critical angle then light ray आवेगी भाई यार। आगे ये वापिस आ जाती है, इसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कैसे, हमें पढ़ा था हमने कि जब लाइट की रे डेंसर टू रेयर ट्रेवल करती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो छोटा होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बड़ा होता है, यानी कि अवे फ्रॉम नॉर्मल जाती है। तो मान लिया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, ये डेंसर मीडियम ले लिया, इस बुक में डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 ले रखा है, रेयर का μ1। तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए इधर जाएगी मान लिया। तो अगर इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने थोड़ा और बढ़ा दिया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और बढ़ जाएगा। और अगर यहाँ पे कर दिया हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लो, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है मान लो ये हो गया 90 डिग्री। ये इतना था पहले आर, फिर आर इतना बढ़ा, अब आर हो गया है 90। अब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इस एंगल से ज़्यादा बढ़ेगा, यानी कि इस एंगल से, तो ये रे जो है इस मीडियम में वापस आ जाएगी। तो ये जो रे थी, ये रे, इसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 था और इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ये था। अगर थोड़ा सा इसको बढ़ा करके दिखाएं तो यहाँ दिखा सकते हैं। मान लिया ये नॉर्मल है,
ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसके लिए मान लिया आर ये है। तो अगर इससे बड़ा हमने थोड़ा सा बड़ा आई ले लिया, ये आई था पहले वाला, ये थोड़ा सा बड़ा ले लिया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्रैक्शन हो गया ये, पहले वाला ये था, दूसरे वाला ये हो गया। अब अगर ये तीसरी रे जो है इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस इससे ज़्यादा हो गया दूसरे से, तो इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी दूसरे से ज़्यादा हो जाएगा। अब ये जो दूसरी तीसरी रे जो है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये थर्ड रे उसी मीडियम में वापस आ गई जिसमें से गई थी। तो इसमें फिनोमिना तो हो रहा है रिफ्लेक्शन वाला, लेकिन एक्चुअल तो रिफ्लेक्शन वर्गा दिखाई दे रहा है, लेकिन हुआ है रिफ्रैक्शन। किसके कारण आई है ये इसी मीडियम में वापस है? रिफ्रैक्शन के कारण। और महसूस हुआ हमें रिफ्लेक्शन, मतलब उसी ऑब्जेक्ट की इमेज जो है उधर दिखाई देगी उसी मीडियम में। तो ये होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लेकिन ये कब होगा? पहली कंडीशन है डेंसर टू रेयर, दूसरी कंडीशन है इसकी जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। अब क्रिटिकल एंगल क्या होता है? क्रिटिकल एंगल होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। जैसे कि ये जो रे थी दूसरी रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो ये है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री है। तो इसका मतलब जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए उसको कहा जाता है क्रिटिकल एंगल। और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए तो तब हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की मेन रिक्वायरमेंट है एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ ए क्रिटिकल एंगल। अब क्रिटिकल एंगल और मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम एक रिलेशन निकालते हैं। क्या होगा? हमने मान लिया कि ये इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2 और ये है μ1, और ये रे गई यहाँ पे टकराई, ये मान लिया एंगल ऑफ इंसिडेंस है c, और ये हो गया इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ क्या कहता है? साइन आई की जगह हम लेंगे c, साइन c बाई साइन r की जगह लेना है 90, और ये होता है सेकंड बटे फर्स्ट। हमने रेयरर का लिया है μ1 और डेंसर का लिया है μ2, μ1 बाई μ2। तो इसका मतलब साइन c बाई साइन 90, अब साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो इसका मतलब साइन c इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास μ1 बाई μ2। लेकिन हम मानते हैं कि एज हमने मान लिया कि अगर μ1 इज इक्वल टू 1 हो और μ2 इज इक्वल टू म्यू हो, यानी कि डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव माने रेयरर माने हम एयर का नील इक्वल टू 1 होता है, तो म्यू बाई 1 या 1 बाई म्यू, तो साइन इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा साइन c इज इक्वल टू 1 बाई म्यू। या फिर हम μ1 बाई μ2 को या μ2 बाई μ1 को हम म्यू मान लें, तो μ1 बाई μ2 1 बाई म्यू हो जाएगा, तब भी यही कंडीशन बननी है। तो ये क्रिटिकल एंगल और उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन निकालने की इक्वेशन होती है। मतलब क्रिटिकल एंगल है साइन c, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, इसकी इक्वेशन होती है। इस कंसेप्ट के ऊपर जो है कुछ एग्जाम्पल भी है और कुछ इसके न्यूमेरिकल आते हैं। तो पहले 1-2 एग्जाम्पल बता देते हैं। एग्जाम्पल है मिरेज फॉर्मेशन। मिरेज का मतलब जो हमने 10वीं में बताया था कि भाई गर्मियों के दिनों में रेगिस्तान का जो रीजन होता है वहाँ पे हमें पेड़ों की परछाई उल्टी दिखाई देती है। तो ये है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण दोपहर में। कारण है कि जब ये मान लो कोई पेड़ है, ये मरुस्थल है, तो रेत की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब जो रेत के नज़दीक की एयर होती है दोपहर के अंदर रेत बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, तो उसके नियर की जो एयर होगी वो ज़्यादा गर्म होगी, और जो थोड़ी ऊंचाई की एयर होगी वो थोड़ी सी ठंडी होगी। मतलब ऊपर होगी कोल्ड एयर, नीचे होगी हॉट एयर। तो कोल्ड एयर जो होती है वो डेंसर होती है, हॉट एयर जो होती है वो रेयरर होती है। इसका मतलब लाइट की रे जब ऊपर वाले सिरे से ऊपर से नीचे आएगी तो डेंसर टू रेयरर ट्रेवल करेगी, तो इसका मतलब उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। और हम उसको जब यहाँ से देखेंगे
इस डायरेक्शन में, तो ये पेड़ की परछाई हमें ऐसे दिखाई देगी, मतलब उल्टी दिखाई देगी। ये है टोटल इंटर रिफ्लेक्शन का यूज, यानी कि मिरेज फॉर्मेशन बोलते हैं इसको, मिरेज उन मरीचिका, ठीक है, मृग तृष्णा। उसके बाद इसी तरह रोड के ऊपर दिखाई देता है गर्मियों के दिनों में, दोपहर के अंदर जो है हमने कार जो पानी सा भरा हुआ दिखाई देता है रोड के ऊपर, तो वो भी ऐसे ही है कि रोड जो है ना ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो वहाँ की एयर गर्म, थोड़ी ऊपर की ठंडी, कार या जो आगे के जो व्हीकल होते हैं वो उल्टे दिखाई देते हैं, या हमें पानी सा भरा हुआ दिखाई देगा। इसके बाद जो है इसका यूज़ जो है ऑप्टिकल फाइबर में भी होता है। ऑप्टिकल फाइबर एक बिल्कुल फाइबर मटेरियल होता है, धागे जैसी संरचना होती है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि उसके दो सिरे होते हैं, अंदर वाला सिरा और बाहर वाला सिरा। अंदर की जो ट्यूब होती है वो होती है डेंसर मीडियम की, बाहर वाली होती है रेयरर मीडियम। तो जब लाइट रे इसमें इंटर करेगी तो वो डेंसर टू रेयरर चलेगी, इसका मतलब उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता चला जाएगा, और लाइट रे को हम एक धागे की तरह मोड़ सकते हैं। मतलब जो हमारे इनर ऑर्गन होते हैं, कान, नाक, गला, उसके अंदर देखने के लिए, जख्म देखने के लिए ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ किया जाता है। इसी तरह ये जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं, एलईडी या जो ये वीसीडी होती थी जो उसको रीड करती थी, ये कंप्यूटर का जो भी इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम होता है उसके अंदर ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल का डिजिटल वो लाइट सिग्नल बना के उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। सिमिलरली डायमंड जो होता है वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ही शाइन करता है। ये हमने एक डायमंड ले लिया, जैसे ये एक ट्रायंगल होगी, ये इसका ऊपर वाला फेस हो गया, तो इस टाइप का हो गया ये डायमंड, 3 फेस हो गए इसके, ठीक है। इसी तरह नीचे वाले से जुड़ जाएगा ये। तो ये जो डायमंड है ये इसी के कारण चमकता है कि भाई लाइट रे यहाँ इंटर होती है, एक बार लाइट इंटर हो जाती है फिर वो डेंसर मीडियम के अंदर घुस जाएगी, और जब वो बाहर निकलेगी तो डेंसर टू रेयरर, क्योंकि हीरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है, तो डेंसर टू रेयरर जब वो बाहर निकलेगी तो उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहेगा, और लाइट की रे जो है वो इधर उधर जो है उसी के अंदर फंसी रहेगी, इसलिए वो चमकता है। तो ये शाइनिंग ऑफ डायमंड, ऑप्टिकल फाइबर, मिरेज फॉर्मेशन, ये सारे किसके यूज हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के। एक इसका यूज जो है, छोटा सा कंसेप्ट है, कंपटीशन का ही है, सीबीएसई में पूछा जाता है कई बार कि भाई अगर हमने किसी 5 मीटर गहराई के टैंक में, वाटर टैंक में नीचे कोई लाइट लगा दी, एक बल्ब लगा दिया, तो ये बताओ कि वो कितनी गहराई का, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देंगे कि हमने एक ऑयल टैंक है या वाटर टैंक है जिसकी डेप्थ जो है वो 5 मीटर है, 5 मीटर की गहराई है पानी की, और नीचे एक बल्ब लगा हुआ है, तो ये बताओ कितनी रीजन में से लाइट बाहर निकलेगी, मतलब जो लाइट निकलेगी हमें कितना रीजन जो है ना चमकता हुआ दिखाई देगा पानी के अंदर। तो सीधी सी बात है, जब तक लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा तब तक वो दूसरे मीडियम में जाएगी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, जैसे मान लो इस एंगल अगर अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करता है, तो जब तक लाइट की रे का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता है, यानी कि क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं होता है, तब तक लाइट की रे उसी बाहर वाले मीडियम में आती है, दूसरे मीडियम में आएगी। टोटल इंटर रिफ्लेक्शन के बाद वो उस मीडियम में मुड़ जाती है मान लिया। तो हम क्या करेंगे, अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है तो हम उसका क्रिटिकल एंगल निकालेंगे। क्रिटिकल एंगल से कम एंगल ऑफ इंसिडेंस की जो रेज होंगी वो तो बाहर निकलेंगी, और उससे ज़्यादा की होंगी वो वापस चली जाएंगी उसी मीडियम में। तो जो बाहर निकलेंगे वो हमें चमकता हुआ रीजन दिखाई देगा। मतलब जैसे कि ये है कि भाई मान लिया ये जो रे है इसका ये तो है क्रिटिकल एंगल से कम, तो ये तो निकल गई बाहर, और ये थोड़ा सा एंगल क्रिटिकल एंगल से बढ़ गया मान लिया इस रे का, तो ये चली जाएगी वापस। तो जो बाहर निकली है ना वो रीजन हमें चमकता हुआ दिखाई देगा। तो क्रिटिकल एंगल निकाल लेंगे हम इस मीडियम का, उससे कम एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा तो लाइट की रे बाहर निकलेगी, आगे उसकी रोशनी बढ़ेगी, हमें रीजन ब्राइट दिखाई देगा, इतने रीजन तक ब्राइटनेस दिखाई देगी, बाकी दिखाई नहीं देगी। तो उसके लिए जैसे कि हमने मान लिया कि जो वाटर टैंक की जो डेप्थ है वो 5 मीटर दे दी, ये दे दिया 5 मीटर,
और एक लाइट की रे जो है ना यहाँ टकराई, ये उसका क्रिटिकल एंगल हो गया। इससे ज़्यादा का अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा तो लाइट की रे जो है वो इस मीडियम में चली जाएगी, तो क्रिटिकल एंगल तक ही वो डाइवर्ट होगी। मतलब अगर यहाँ हम मान के चलेंगे भाई यहाँ से भी लाइट की रे निकले तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ गया। एक बार फिर देखो इसको, काम का कंसेप्ट है ये कि जो बल्ब है वो मान लो यहाँ है, ये 5 मीटर की हाइट पर पानी है, तो एक तो लाइट की रे यहाँ आई, ये तो हो गया क्रिटिकल एंगल, और एक लाइट की रे पहुँचे बल्ब से निकल के यहाँ, ये एंगल हो गया क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा। तो ये लाइट रे तो चली जाएगी अंदर, या इससे आगे वाली भी अंदर ही जाएगी क्योंकि क्रिटिकल एंगल तो इस पॉइंट पर है। ये लाइन क्रिटिकल एंगल वाला नॉर्मल है, ये नॉर्मल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा का एंगल है, तो ये सारी लाइट रे अंदर जाएंगी। सिर्फ इससे इधर की यानी कि इससे थोड़ा सा इधर ये लाइट बाहर निकलेगी या यहाँ तक हमें चमक दिखाई देगी। तो हम क्या करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि क्रिटिकल एंगल निकाल लेते हैं, और क्रिटिकल एंगल निकलने के बाद ये बिल्कुल सिंपल हो जाता है। कैसे सिंपल हो जाएगा, तो ये ऐसे सिंपल होगा भाई कि ये वाटर टैंक की डेप्थ थी, यहाँ पे बल्ब था, ये यहाँ पे टकराया, ये रे, और ये हो गया क्रिटिकल एंगल। तो अगर क्रिटिकल एंगल आ जाएगा तो जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा। अब हमारे पास ये डेप्थ दे रखी है 5 मीटर, हम ये साइड निकाल लेंगे x, और ये उस रीजन का रेडियस हो जाएगा। मतलब इसको रेडियस मान के हम जब आर्क लगाएंगे तो ये रीजन हमें चमकदार दिखाई देगा, ग्लो, ये रीजन ग्लो करेगा। ये रीजन ग्लो करेगा भाई। तो सिंपल है, क्रिटिकल एंगल निकालो, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन मिलेगा। मान लिया कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भाई 0.5 है या 2 है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2 विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो हम लगाते हैं स्नेल्स लॉ, साइन सी इज इक्वल टू 1/μ यानी कि 1/2। तो साइन सी इज इक्वल टू 1/2, इसका मतलब सी की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री, यानी कि क्रिटिकल एंगल हो गया उसका 30 डिग्री। अब ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी 30 होगा। अब हमने ये साइड निकालनी है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस x/5, ये हो जाएगा हमारे पास tan 30। tan 30 का मान होता है sin 30/cos 30 यानी कि 1/√3। तो x/5 इज इक्वल टू 1/√3 और x की वैल्यू आ जाएगी 5/√3। और कितने रीजन के अंदर है वो लाइट हमें चमकती दिखाई देगी, तो इसका लगा देंगे πx²। ठीक है, इस प्रकार हमें ये क्रिटिकल एंगल वाला कंसेप्ट यूज़ होता है। दूसरा इसका एक छोटा सा कंसेप्ट और यूज़ हो सकता है, वो है भाई कि जैसे एक प्रिज्म दे दिया किसी भी एंगल का, या मान लिया कि मोस्टली ये प्रिज्म दिया जाता है, ये प्रिज्म दे दिया 90 डिग्री वाला आइसोसेलेस प्रिज्म है, ये एंगल 45 डिग्री का है, ये भी 45 डिग्री का है, और ये 90 डिग्री का हो गया। अब यहाँ पे हमने 3 रे इंसिडेंट करवा दी, यानी इसको थोड़ा सा उल्टा करो, इसको हम करते हैं ऐसे, ये प्रिज्म बना दिया हमने ऐसे, ये तो ये 90 डिग्री है यहाँ पर, ये 45 है, ये 45 है। अब हमने ये 3 रे इंसिडेंट करवाई, 1 2 और ये 3, तीनों का एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर है। यहाँ तो है नॉर्मल, यहाँ भी नॉर्मल, यहाँ भी नॉर्मल, तो इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ देखा जाएगा। अब ये एंगल 45 का, मतलब ये ऐसी सिचुएशन बन गई। अब ये एंगल 45, 45, ये हो जाएगा 90, तो ये एंगल कितना हुआ 45, यानी कि तीनों रेज का एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो कितना है 45 है। लेकिन जो तीनों रेज हैं उनके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग गिवन होगा। ठीक है, अब साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है भाई 1/√2, उसका उल्टा करेंगे तो √2। ध्यान से सुनो, साइन सी, साइन 45
पहले साइन 45 देखो, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, यानी कि 1/414, 1/√2। इसका उल्टा करते हैं, 1/sin 45 अगर हम करें तो हमारे पास आंसर आएगा √2, यानी कि 1.414। ठीक है। अब ये हमारे पास 3 रे थी। मान लिया कि पहली रे के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम का कितना, पहली रे के लिए हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान ले μ1 मान ले हमारे पास 1.43, दूसरी के लिए मान ले हम 1.52 और तीसरी के लिए मान ले हम 1.39। 3 रे हैं, तीनों इस प्रिज्म के नॉर्मली इंसिडेंट हो रही हैं इस फेस पे। ये एंगल 45 का है क्योंकि ये 90 का है, आइसोसेलेस प्रिज्म होगा, गिवन मिलेगा, या ये एंगल गिवन मिलेंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे जो है अब एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाले हमने, तीनों का 45 डिग्री है। तो इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि इन तीनों रेज में से कौन सी रे जो है वो इससे बाहर निकलेगी और कौन सी रे टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट होगी। मतलब हमने तीनों का पाथ ट्रेस करना है, या एक भी हो सकता है इनके लिए, ये तीनों दे दी मैंने। तो इसमें क्या है कि भाई तीनों के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये दे रखा है 1.412, 1.52, 1.39। तो ये जो तीनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं, तो क्रिटिकल एंगल निकालो, क्योंकि इन तीनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए क्रिटिकल एंगल अलग अलग होगा। ये होता है वाइट लाइट जब प्रिज्म में से 3 कलर में डिवाइड हो, 7 कलर में डिवाइड होती है, तो उसके लिए यही फार्मूला लगता है कि अलग अलग कलर के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो यहाँ पर जो है अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, तो हमने ये बताना है कि कौन सी रे तो बाहर चली जाएगी और कौन सी रे मुड़ जाएगी। तो उसके लिए जैसे कि सन ये फार्मूला निकाला था क्रिटिकल एंगल का, 1/sin c = 1/μ, इसका मतलब μ = 1/sin c। ये दोनों फार्मूले घुमा फिरा यूज़ करने। अब वैसे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है 45 डिग्री, लेकिन इस फार्मूले के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना हमने। अब sin c = 1/μ है, तो यहाँ पर पहली वाले के लिए तो जो c1 है उसकी वैल्यू होगी 1.413, दूसरी के लिए जो sin c2 है उसकी वैल्यू होगी 1.52, और तीसरी के लिए sin c की वैल्यू होगी 1/1.39। ठीक है। अब एक बार हम साइन की बात करते हैं, साइन की वैल्यू की। साइन की जो वैल्यू होती है वो 0 से 90 बढ़ती है, 0 to 90 साइन की वैल्यू होती है, 0 से लेके 1 तक जाती है। 45 डिग्री के ऊपर है साइन की वैल्यू 1/√2। ठीक है। यानी कि अब साइन का उल्टा करें, हम साइन का उल्टा करें तो 1/sin 0 ये तो हो जाएगा इन्फिनिटी, और 1/sin 90 ये हो जाएगा 1। मतलब 0 से लेके 90 तक साइन का जब हम उल्टा करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू घटेगी। इसका मतलब 45 के ऊपर जो साइन की वैल्यू है, साइन की 1/sin की, वो √2 से, अगर √2 है 1/sin c, देखो ये उल्टा करवा के दिखा दे मैंने यहाँ पे, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो 1/sin c की वैल्यू हो जाएगी √2। अब यहाँ पे देखते हैं कि साइन 0 पे साइन की वैल्यू 0 होती है, 90 पर 1 होती है। इसका मतलब साइन का उल्टा करें हम, 1/sin 0 वो तो हो जाएगा इन्फिनिटी 1/0, और 1/sin 90 वो हो जाएगा 1/1 यानी कि 1। मतलब एंगल साइन 1/sin 0 से लेके 1/sin 90 तक जाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू घटेगी। इसका मतलब जो वैल्यू साइन 45 पर है या उसका उल्टा है 1/√2, तो साइन 45 से ऊपर जाएंगे तो कम होगी, और साइन 45 से आगे जाएंगे तो ज़्यादा होगी। यानी कि 1/sin 90, जैसे 1/sin 46 करेंगे तो वह वैल्यू 1/√2 से ज़्यादा हो जाएगी, और कम करेंगे तो कम हो जाएगी। ठीक है। तो इसमें हमने इस रिलेशन का यूज करना है कि sin c = 1/μ वाला। अब तीनों के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग दे रखा है, लेकिन यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 45 के लिए
की वैल्यू जो होती है 1/sin की वैल्यू जो होती है ना वो √2 होती है। 1/sin √2 हो जाएगा, 1/sin 45 ये हो जाएगा √2, यानी कि 1.412। अब इस कंसेप्ट को वापस यूज़ कर लो। 1.412 जो है 414 या ऐसे होता है 1.414, इसका उल्टा यूज़ करेंगे हम, जो यहाँ पे दिखा दिया मैंने। sin 0 की वैल्यू 0 होती है, उसका उल्टा हो जाएगा इन्फिनिटी। sin 90 की वैल्यू 1 होती है, उसका उल्टा हो जाएगा 1। यानी कि जब हम sin का उल्टा करके 0 से 90 जाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा। इसका मतलब अगर 45 से आगे जाते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, 45 से कम आते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। किससे? 1.412 से। अब यहाँ पे देख लो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.414 से ज़्यादा है, किसका 414 से कम है। तो पहली वाली का 413 है, इसका है 1.52, इसका ज़्यादा है दूसरी वाली का, और तीसरी वाली का है कम। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहली और तीसरी के लिए तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना वो 45 से ज़्यादा होगा, और दूसरी का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 45 से कम होगा, क्योंकि 1/sin जो होता है वो 0 पे ज़्यादा होता है और 1/sin 90 पे कम होता है। तो 45 से पीछे जाएंगे तो कम हो जाएगा, 45 से आगे आएंगे तो थोड़ा सा बढ़ेगा। तो इसका मतलब जो बीच वाली रे है उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस तो 45 से कम है, और ये जो दो हैं इनका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 45 से ज़्यादा है। तो इसका मतलब, और यहाँ पे एक्चुअल एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 45। इसका मतलब पहली का एंगल ऑफ 45 है, जबकि इसका क्रिटिकल एंगल आएगा 45 से ज़्यादा, तो ये भी बाहर निकल जाएगी। तीसरी का एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 से क्रिटिकल एंगल 45 से ज़्यादा है, जबकि एंगल ऑफ इंसिडेंस है 45, तो ये भी बाहर निकल जाएगी। जो दूसरी है उसका एंगल ऑफ क्रिटिकल जो एंगल है वो 45 से कम है, और इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 है। इसका मतलब ये टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। एक बार फिर समझाते हैं इसको।